हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज अमित सोनी फ्रॉम एएस इंग्लिश क्लब। तो आज के इस लेक्चर में एडिशंस में +2 12th की बात करना चाहूंगा और 12th की 2022 में जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में एएस इंग्लिश क्लब पहली बार लिटरेचर सेक्शन की पोएट्री की फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाली है। एक एक लाइन की हिंदी और पूरी चैप्टर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी। पूरी की पूरी सैमरी, पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन जो डॉन जॉनी के द्वारा लिखा गया है, हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो प्रोजेक्टर के ऊपर एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन की जाएगी, सारी की लाइन्स की प्रॉपर हिंदी आपको बताई जाएगी। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखना ना भूलें। लेट्स कंटिन्यू टू द वीडियो। So let's continue guys to the video। ये फर्स्ट चैप्टर है आपकी स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, जॉन डॉनी की लिखी हुई चैप्टर है। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का मतलब होता है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो चैप्टर जो है डिसन जॉन डॉनी इस चैप्टर के अंदर अपनी प्रियतमा, अपनी पत्नी के बारे में बात कर रहे हैं और वो बताना चाहते हैं, अपनी पत्नी को कहना चाहते हैं कि ऐ मेरी प्रियतमा, ऐ मेरी जान से प्यारी पत्नी, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा, मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूं। तो जॉन डॉनी अपनी पत्नी को क्या समझा रहे डिसन्स, क्या बातें कर रहे हैं। लेट्स वी कंटिन्यू टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। देखते हैं डिसन्स की अभी हम इस सेक्शन में जॉन डॉनी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन हम जानेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जॉन डॉनी डिसन्स जो है एक मेटाफिजिकल पोएट है। मेटाफिजिकल पोएट का मतलब ऐसा कवि जो नेचर के बारे में बात करे, डेथ और लाइफ के बारे में बात करे, यानी मृत्यु और जन्म के बारे में बात करने वाले कवि या प्राकृतिक घटनाओं के बारे में बात करने वाले कवि को हम मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं। लेट्स बी कंटिन्यू। बॉर्न इन लंडन इनटू अ प्रॉस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली व्हेन इंग्लैंड वाज एंटी कैथोलिक, यानी जॉन डॉनी का जन्म एक एंटी कैथोलिक फैमिली में हुआ था, रोमन कैथोलिक फैमिली में उस समय में लंदन में हुआ, जहां लंदन में उस समय में कैथोलिक फैमिली यानी क्रिश्चियन लोगों को बिल्कुल वैल्यू नहीं दिया जाता था, क्रिश्चियन लोगों को बिल्कुल अवॉइड किया जाता था, नेग्लेक्ट किया जाता था, उतनी प्रतिष्ठा कॉमन प्लेसेस पे जाने तक की भी परमिशन नहीं थी। उस समय में जॉन डॉनी का जन्म हुआ एक रोमन कैथोलिक फैमिली में। चलते डिटेल्स यहां देखते हैं। Donny was forced to leave Oxford University without degree because of his religion। और जॉन डॉनी को अपनी रिलीजन की वजह से, यानी कि क्रिश्चियन होने की वजह से, अपना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डिग्री बिना दिए उनको बाहर निकाल दी। यानी कि जॉन डॉनी अपनी एजुकेशन भी पूरी ना कर सके, अपनी डिग्री भी ना ले सके, वो अपनी रिलीजन की वजह से, जस्ट बिकॉज वो एक कैथोलिक फैमिली में जन्म लिए थे। आगे हम देखते हैं डिटेल्स। जॉन डॉनी वॉज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन for secretly marrying his patron's niece एन मोरे। यहां से आपको जॉन डॉनी की वाइफ का नाम पता चलता है, एन मोरे डिसन्स, और इन्होंने एन मोरे से शादी करने की वजह से, यानी ये पैट्रन का मतलब होता है डिसन्स जहां वो रहा करते थे, उनके जो मालिक थे, ऑनर थे घर के, उन्हीं के भांजी से, निस से शादी कर लिया था इन्होंने, इलीगली लव मैरिज और बिना पेरेंट्स के परमिशन से। इसकी वजह से उनको कुछ पलों के लिए, कुछ दिनों के लिए जो है जेल भी जाना पड़ा था। और ये दिस वाज आल्सो एन इंपॉर्टेंट इंसिडेंट ऑफ हिज लाइफ। सो गाइज, नाउ वी हैव टू गेट टू नो अबाउट द क्रिएशंस ऑफ जॉन डॉनी। तो आप देख सकते हैं जॉन डॉनी की लिखी कुछ इंपॉर्टेंट वर्क, जॉन डॉनी किस तरह की कविताएं लिखा करते थे, किस तरह की वो उनके वर्क थे। तो जॉन डॉनी डिसन्स सॉन्ग एंड सोनेट लिखा करते थे, सटायर्स भी लिखा करते थे, एलेजीज एंड सरमन्स भी लिखा करते थे। सोनेट का मतलब होता है डिसन्स ऐसी कविता जो 14 लाइनों की हो, यानी कि 14 लाइन्स पोएट्री जो अलग अलग 2 भागों में होती है। 6 लाइन्स को हम सेस्टेट कहते हैं एंड 8 लाइन्स को हम ऑक्टेव कहते हैं। यानी यूं समझे कि किसी भी कविता में आपको ऐसा दिखे कि 6 लाइन अलग और 8 लाइन अलग दिखे। 6 लाइनों को सेस्टेट कहते हैं और 8 लाइनों को ऑक्टेव कहते हैं, यानी एक सेस्टेट और एक ऑक्टेव मिलकर के एक सोनेट बनता है। तो ऐसी ऐसी कविताएं जॉन डॉनी लिखा करते थे। एलिजीज का मतलब शोक गीत होता है, सरमन्स का मतलब प्रवचन होता है, सटायर्स का मतलब प्रहसन, यानी हास्यकर कविताएं भी वो लिखा करते थे। सो लेट्स वी कंटिन्यू टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। चलते हैं डिस्कशन हम चैप्टर के थीम की तरफ, यानी इस चैप्टर में राइटर ने बात किस चीज की है। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे, थीम ऑफ द पोएट्री। थीम ऑफ द पोएट्री में आप यहां देखना है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो वॉज रिटेन बाय जॉन डॉनी फॉर हिज वाइफ एनी मोर। जॉन डॉनी ने इस कविता को अपनी पत्नी के लिए लिखा है। अभी तक तो इतना ही पता चलता है डिस्टेंस। चलते हैं, देखिए
अपनी पत्नी से क्या कहना चाहते हैं। इन द पोएम डॉनी इज प्रिपेयरिंग टू गो ऑन अ जर्नी बट हिज वाइफ इज अफ्रेड ऑफ व्हाट will happen to him on the journey and does not want him to go. John Donne convince her that he will be all right. This is John Donne एक टूर पे जा रहे हैं, एक पिकनिक पे जा रहे हैं, कहीं यात्रा पे निकल रहे हैं और जॉन डॉनी की पत्नी ये बिल्कुल नहीं चाहती कि जॉन डॉनी उनको छोड़ करके जाए। और इस पूरी चैप्टर में, पूरी कविता में लिरिकल तरीके से राइटर ने समझाने की कोशिश की अपनी पत्नी को कि वो जा रहे हैं तो जाएंगे और फिर वापस भी आएंगे, तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। उनकी पत्नी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि वो जॉनी पे जा रहे हैं, यात्रा पे जा रहे हैं, तो वापस भी वो लौट कर चले जाएंगे। दिस इज ये पूरी की पूरी सैमेडी, पूरी की पूरी कविता को पढ़ने के बाद पता चलेगा आपको कि क्या जॉन डॉनी की वाइफ उनकी बात मानती है, क्या जॉन डॉनी यात्रा पे जा पाते हैं या असफल कोशिश करते हैं। लेट्स सी, चलते डिसेंस पोएट्री के पहली लाइन पे। पहली पैराग्राफ, पहला लाइन स्टार्ट होता है डिसेंस आपके यहां से, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो फॉर weariness of thee, nor in the hope the world can show a fitter love for me। एक एक लाइन पोएट्री की समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है डिस्टेंस कि यहां से कोई भी एक दो लाइन आपको उठा करके जो है चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में आपको दे देगा, लाइन एक्सप्लेनेशन करके क्वेश्चन आती है, तो कहीं से भी कोई भी लाइन उठा करके आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिया जा सकता है। तो ध्यान रखना है कि एक एक लाइन की हिंदी समझनी है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर weariness of thee, nor in the hope the world can show a fitter love for me। राइटर कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, कहते हैं स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता, अभी मैं तुमसे अलग हो रहा हूं, जुदा हो रहा हूं। तो बस ऐसा नहीं है कि weariness मतलब मैं थक चुका हूं, उब चुका हूं। राइटर अपनी पत्नी को समझा रहे हैं कि ऐ मेरी प्रियतमा, मेरी जान से प्यारी पत्नी, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता, मैं तुमसे अलग नहीं हो सकता, अभी मैं थोड़ी पलों के लिए तुमसे अलग हो रहा हूं, जुदा हो रहा हूं, वो भी इस वजह से नहीं कि मैं तुमसे उब चुका हूं या थक चुका हूं। राइटर आगे कहते हैं, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। और दूसरा वजह बताते हुए राइटर कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, तुमसे अलग हो रहा हूं, इसका वजह यह नहीं कि मैं तुमसे उब चुका हूं या इस दुनिया से, बाहरी दुनिया से मुझे तुमसे ज्यादा प्यार की इच्छा है, दोनों में से कोई वजह नहीं है। राइटर अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं कि मैं तुमसे अलग हो रहा हूं, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं तुमसे थक चुका हूं या बाहरी दुनिया से मुझे ज्यादा प्यार की तलाश है, एक्सपेक्टेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। आगे पढ़ते हैं, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट। मगर राइटर अपनी पत्नी को समझाते हुए आगे फिर कहते हैं कि यदि चूंकि मुझे मरना ही है, अंत में मुझे मरना ही है, दिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। राइटर कहते हैं कि मरना तो सबको है, अंत में यदि हमें मरना ही है तो यह अच्छा होगा कि मैं आनंद मनाते हुए मरूं, खुशी मनाते हुए मरूं, तो इसमें चिंता की क्या बात है। दिस इज दस बाय फेंड डेथ टू डाई, अतः मृत्यु से डरने की बात नहीं की गई है। जॉन डॉनी समझाने की बात कर रहे हैं, अपनी पत्नी को समझा रहे हैं कि मरना तो सभी को है, ये तो अच्छी बात है कि मैं हंसते हंसते मरूंगा, एंजॉय करते हुए मरूंगा, तो मृत्यु से डरने की बात नहीं है। लेट्स सी, चलते डिस्कस नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। नेक्स्ट पैराग्राफ बहुत ही खूबसूरत है। अब देखते हैं राइटर किस तरह से क्या कोशिश कर रहे हैं अपनी पत्नी को समझाने की, क्या क्या बातें कर रहे हैं, कैसे कैसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं, यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हेयर टुडे। राइटर कहते हैं कि कल रात सूर्य डूबा, कल रात सूर्य डूबा, फिर भी आज खिला है, आज फिर से सूर्य आया है। कल रात सूर्य डूबा, फिर भी सूर्योदय आज हुआ। He has no desire nor sense nor half so short way। राइटर कहते हैं कि सूर्य के पास तो कोई इच्छा भी नहीं होती, कोई जबरदस्ती भी नहीं होती उगने की, और सूर्य का रास्ता भी शॉर्ट नहीं है, छोटा सा रास्ता नहीं है कि सूर्य जाकर के डूब करके उग जाता है। दी फियर नॉट मी, तब मेरे बारे में डरने की क्या जरूरत है।
राइटर अपनी पत्नी को किस कदर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से सुने आप। राइटर कहते हैं कि यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एट इट इज हियर टुडे, ही हैज नो डिजायर नॉर सेंस नॉर हाफ सो शॉर्ट वे। कहा जाता है कि सूर्य जब उग कर डूब कर उग सकता है बिना इच्छा के, बिना जबरदस्ती, बिना बाध्यता के, और इतनी लंबी रास्ता तय कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं? मैं तो वापस जाऊंगा और तुरंत वापस लौट करके आ जाऊंगा, उससे भी जल्दी। बट बिलीफ that I shall make a speedier journey since I take more wings and spurs than he। कहते हैं कि हमारे पास तो वजह भी है तुम्हारे पास लौट के वापस आने की, तो तुम विश्वास रखो कि मैं जितना जल्दी जाऊंगा उतनी ही तेजी से, सूर्य की भी तेज रफ्तार से मैं फिर से तुम्हारे पास जर्नी कंप्लीट करके वापस आ जाऊंगा। तो राइटर पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी पत्नी को समझाने की कि वो मान जाए और वो जाने दे। पत्नी है कि जाने देना नहीं चाहती। देखते हैं क्या पत्नी राइटर की मानती है, क्या राइटर पिकनिक पे जा पाते हैं, टूर पे जा पाते हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू द नेक्स्ट पैराग्राफ। ओह हाउ फीबल इज मैन्स पावर, दैट इज गुड फॉर्च्यून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर। कहा था डिसन्स की ओह हाउ फीबल इज द मैन पावर दैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर। कहा जाता है डिसन्स की आदमी की ताकत कितनी कमजोर होती है, आदमी अंदर से कितने कमजोर होते हैं कि यदि एक बार बुरा दिन आए, एक बार हमारी किस्मत हमारा साथ छोड़ दे, हम बुरे दिनों से गुजर जाएं, तो इंसान आगे जीने की इच्छा ही छोड़ देता है। उसमें एक नया दिन ऐड नहीं कर सकता है, अपनी कोशिश करके उसे अच्छा बदलने का हिम्मत हार जाता है। राइटर बहुत सुंदर सी चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं। राइटर कहते हैं कि इंसान अंदर से कितना कमजोर होता है कि एक बार यदि कोई बुरी चीज हमारे साथ हो जाए, यदि एक बार हमारी किस्मत हमारी साथ देना छोड़ दे, एक बार हम किसी बुरे दौर से गुजर जाएं, तो हम उससे आगे बढ़ने की हिम्मत ही खो देते हैं। नॉर लॉस्ट आवर रिकॉल, और हम अपने नए पलों को ऐड नहीं करना चाहते, आगे कुछ नया करना नहीं चाहते। बट कम बैड चांस, ये तो किस्मत की एक चक्र है, ये तो एक बुरा दिन है जो हमारी जिंदगी में आता है। And we join to it our strength, and we teach it art and length, and distance itself are over us to advance। राइटर कहते हैं कि यह एक समय का चक्र है, हमें इस परिस्थिति को पूरी ताकत से, पूरी हिम्मत से लड़ना चाहिए, झेलना चाहिए इस परिस्थिति को, और हमें इस ऐसे बुरे घटनाओं से या बुरे समयों से सीखना भी चाहिए। यानी राइटर इस पैराग्राफ में ये बताने की कोशिश किए हैं कि आदमी इतना अंदर से कमजोर होता है कि एक बार हमारे साथ कुछ बुरी चीज घट जाए, बुरा चीज हो जाए, तो हम आने वाले समय में अच्छा करने की इच्छा हार जाते हैं। तो राइटर कहना चाहते हैं कि आज मैं तुम्हारे पास नहीं हूं, थोड़ी देर के लिए तुम्हें बुरा लगेगा, मगर तुम उन नए पलों को, उन बीते हुए अच्छे पलों को याद करने की कोशिश करना, और इन पलों को भी तुम जीत लेना, इस पलों को भी, उन सारे अच्छे मोमेंट्स को याद करके खुश रह लेना, तब तक तो मैं वापस आ जाऊंगा। कितनी प्यारी बातें हैं डेसन्स राइटर हर कोशिश कर रहे हैं अपनी पत्नी को समझाने की। चलते हैं डेसन्स लास्ट देखते हैं। कहते हैं when thou sighst not wind। कहते हैं कि जब तुम उदास हो जाती हो तो आसपास की पूरी हवाएं, वातावरण नीरस हो जाता है, उदास हो जाता है। बट sighs my soul away, और मेरा आत्मा मेरे शरीर से लगता है कि जुदा हो गया। राइटर अपनी पत्नी को समझा रहे हैं कि जब तुम उदास हो जाती हो तो मानो आसपास की पूरी वातावरण नीरस हो जाती है, उदास हो जाती है, और मेरी आत्मा मेरे शरीर से मानो जुदा हो गई हो। नहीं, राइटर कहते हैं माई लाइफ्स ब्लड डॉथ डिके व्हेन thou weepest unkindly kind, my life's blood doth decay। कहा जाता है कि जब तुम रोती हो, जब तुम उससे रूठ हो जाती हो, नाराज हो जाती हो, तो मेरा मानो जीवन रूपी जो रक्त प्रवाह है मेरे शरीर में, वो खत्म हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, उसका प्रभाव खत्म हो जाता है, मानो शरीर में रक्त ही ना बचा हो। यानी अपनी पत्नी को अपने शरीर में बह रहे रक्त से तुलना कर रहे हैं डेसन्स। इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट thou lovest me as thou sayest, if in thine my life thou west, thou art the best of me। राइटर कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तुम तो कहती हो कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो, तो इस लाइफ को, इस पल को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, तुम हमारा इंतजार करो और मैं तुरंत वापस जाकर के आ जाऊंगा। राइटर कहते हैं कि तुम तो कहती हो, नहीं, thou lovest me as thou sayest, तुम तो कहती हो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो,
तो इस पल को, इस समय को बर्बाद मत करो, तुम बस मेरी इंतजार करो और उतने देर में मैं वापस आ जाऊंगा। चलते डिस्टेंस, अगला और अंतिम पैराग्राफ। यह है आपका कविता की अंतिम पैराग्राफ, बड़ी ध्यान से सुनना है। राइटर कहते हैं अंत पैराग्राफ में, लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हर्ट फॉर थिंक मी एनी इल। चलो अपने पवित्र हृदय में हमारे लिए कोई बुरा भाव मत रखो, अपने पवित्र से डिवाइनिंग हर्ट में, पवित्र से दिल में हमारे लिए कोई बुरा भाव मत रखो, मेरे बारे में कुछ बुरा ना सोचो। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, ये तो किस्मत का एक चक्र है, एक पहिया है जो पार्ट लेगा, फिर से बदल जाएगा, फिर से चेंज हो जाएगा। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल बट थिंक दैट वी, और फिर से तुम्हारी डर जो है वो खत्म हो जाएगी, बस तुम इतना ही सोचो मेरे बारे में। बट थिंक दैट वी, बस इतना ही सोचो कि वी, हम सब, आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बाय। राइटर कहते हैं कि तुम हमारे बारे में बस इतना ही सोचो कि हम दोनों एक ही बिस्तर पर, एक दूसरे के विपक्ष, एक दूसरे के अगेंस्ट मुंह करके सोए हुए हैं। जितना देर तुम्हें मेरी तरफ देखने में लगेगा, उतना ही देर में तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। कभी मैं तुमसे जुदा नहीं हुआ। राइटर कहते हैं कि मैं तुमसे कभी जुदा हुआ ही नहीं। अलाइव नेवर पार्टेड भी, हम दोनों कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हुए, बस अभी थोड़ी सी दूरी होने जा रही है। तो अब बस इतना ही सोचना है कि हम दोनों एक ही बिस्तर पे सोए हुए हैं, एक दूसरे की तरफ मुख करके सोए हुए हैं। जितना देर में तुम करवट बदल के मेरी तरफ देखोगी, उतना ही देर में मैं तुम्हारे पास उस जर्नी से वापस लौट के आ जाऊंगा। तो ये कवि के द्वारा समझाया गया, जॉन डोनी के द्वारा कही गई अंतिम लाइन थी उनकी पत्नी को। और इसके बाद आपकी कविता खत्म होती है और अभी तक बिल्कुल बात पता नहीं चल चुकी है कि जॉन डॉनी की पत्नी उनको, उनकी बातों से सहमत है कि नहीं, मानती है कि नहीं, जॉन डॉनी जो है वो अपनी जर्नी पे जा चुके हैं कि नहीं। डिस्टेंस, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। मुझे तो लगता है डिस्टेंस की औरत मानने वाली चीज़ है नहीं, मानी तो होगी नहीं।